स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। जोधपुर में आज कांग्रेस ने हल्ला बोला। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। कलेक्ट्रेट कार्यालय पर धरना दिया जा रहा है और इस बीच धरना स्थल पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचे और महंगाई को लेकर केंद्र पर हमला बोला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। चुनाव खत्म होते ही तेल के दाम बढ़ा दिए। सीएम ने कहा कि महंगाई से जनता त्रस्त है। यूपीए सरकार को बदनाम किया गया। पीएम ने काले धन लाने का वादा किया था। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे कहा कि आज सभी राज्यों में पेट्रोल 100 के पार है। तेल के दाम बढ़ने से सभी चीजों के दाम बढ़े हैं। मैं देख रहा हूँ कि वही स्थिति है कि इतने वादे किए गए वो बाहर को सुन ले 14 वाला, तो हमें धरने देने की जरूरत नहीं। लोग सबसे बदनाम इतना झूठ बोला गया, बदनाम किया गया यूपी गवर्नमेंट को। इतने झूठे लोग हैं ये, इनके दिल में न संवेदना है। अगर संवेदना होती तो मोदी गवर्नमेंट इस प्रकार के यूपी गवर्नमेंट जाके रेट कभी नहीं बढ़ाती। लगातार पहले बढ़ाई गई, चुनाव के पहले बढ़ाती गई। 100 रुपए पार कर दिए इन्होंने और फिर नाटक करने के लिए कुछ कम कर दिया। मैं वो बताना चाहूंगा कम क्या किया और क्या नहीं किया। अगली बार मैं नहीं चाहिए क्योंकि तेल और डीजल के दाम बढ़ेंगे तो आपको मालूम है कि दो चीजें ऐसी होती है जिसके दाम बढ़ने से सब चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। न्यूज 18 पर इस वक्त की बड़ी खबर, लेडी डॉक्टर सुसाइड केस में, यानी डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड केस में ये बड़ा अपडेट है। डीएसपी जिन्हें एपीओ किया गया था सस्पेंड कर दिए गए। शंकर लाल मीणा सस्पेंड हो चुके हैं। डीजीपी एमएल लाठर ने आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि आंदोलन कर रहे चिकित्सकों की भी डीएसपी को सस्पेंड करने की मांग थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डीएसपी शंकर लाल मीणा जिन्हें एपीओ किया गया था उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। डीजीपी एमएल लाठर ने निलंबन के आदेश जारी कर दिए हैं। और सुसाइड केस में 5वीं गिरफ्तारी हो चुकी है। दौसा पुलिस ने बीती रात बाबूलाल मीणा निवासी बिहारीपुरा को गिरफ्तार किया। अर्चना शर्मा सुसाइड केस में अब तक 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। मामले में पहले गिरफ्तार हुए बीजेपी नेता जितेंद्र गोठवाल को लालसोट पुलिस ने 2020 में तलाव गांव में रास्ता अवरुद्ध करने के मामले में प्रोडक्शन वारंट पर लाकर गिरफ्तार किया। ऐसे में आज उनका एक बार फिर मेडिकल करवाया गया। साथ ही अन्य आरोपियों का भी मेडिकल कराया गया है। राम मनोहर बैरवा फिलहाल जेल में है। आज पुलिस 4 आरोपियों को न्यायालय में पेश करेगी। हम सरकार के साथ सब जब भी लड़ेंगे तो ये सरकार हमारे ऊपर अन्याय और अत्याचार करेगी, लेकिन हम लड़ते आए हैं सरकार के खिलाफ और लड़ते रहेंगे। और इधर डॉक्टर संगठनों ने आज स्ट्राइक पर बैठक की। जेएमए सभागार में चिकित्सकों की ये बैठक हुई। इसमें स्ट्राइक जारी रखने का फैसला हुआ है। जेएमए ने कहा कि हमारी स्ट्राइक जारी रहेगी। आईएमए के हड़ताल वापसी पर जेएमए ने ये मीटिंग बुलाई और इसमें फैसला किया कि जेएमए और उससे रिलेटेड तमाम अपनी स्ट्राइक जारी रखेंगे। इसका मतलब यह है कि प्रदेश में डॉक्टर्स की हड़ताल जारी रहेगी। इनका कहना है कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। आंदोलन जैसा चल रहा है बिल्कुल चलता रहेगा। आज आंदोलन में हम जो हमने कहा था वो करके दिखाया है। सारे मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट सरकारी और प्राइवेट बंद हैं और यदि 6 कल्प्रिट्स की धारा 306 के तहत मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी नहीं होती तो ये आंदोलन चलता रहेगा। इमरजेंसी सर्विसेज भी बंद रहेंगी, रूटीन सर्विसेज भी बंद रहेंगी। और आज शाम को 6:30 बजे एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रांगण में सारे चिकित्सक इकट्ठे होंगे अपनी एम्बुलेंसेस, अपने परिवारजनों, अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ में, और ये बताएंगे सरकार को कि डॉक्टर्स की पावर क्या है और डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं और क्या आगे करने जा रहे हैं। भरतपुर की सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में 2.62 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया। बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक दिलबाग सिंह समेत कार्यवाहक शाखा प्रबंधक नवीन गौतम और ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक पर घोटाले के आरोप हैं।
323 किसानों के नाम पर यह घोटाला हुआ। बैंक ने अब घोटाले में शामिल तीनों अधिकारियों को सस्पेंड किया है। साथ ही बैंक के एमडी ने तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। इस मामले में जून 2021 में जांच बैठाई गई थी। मरुधरा में अब राज्यसभा के रण की बारी है। माना जा रहा है जुलाई में होने वाले रण में 4 में से 2 सीटों पर कांग्रेस की जीत तय है, जबकि आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी एक सीट जीत लेगी, लेकिन असली मुकाबला चौथी सीट को लेकर होगा। राज्यसभा चुनाव 2022, प्रदेश की 4 सीटों पर संग्राम, 2 सीट पर हाथ हावी, 1 सीट पर बीजेपी मारेगी बाजी, चौथी सीट पर कड़ा मुकाबला। मरुधरा में अब राज्यसभा के रण की बारी है। 4 जुलाई को प्रदेश में राज्यसभा की 4 सीटें रिक्त होने वाली हैं। अब तक इन 4 सीटों पर बीजेपी काबिज थी, लेकिन सूबे में सत्ता बदली तो अब राज्यसभा के रण का समीकरण भी बदल गया है। अब इन 4 सीटों में से 2 पर हाथ हावी है, यानी वोट के लिहाज से कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आएंगी, जबकि 1 सीट पर कमल का समीकरण सटीक बैठता है, लेकिन चौथी सीट पर कड़ा मुकाबला होगा। राजस्थान से 4 जुलाई को 4 सीटें रिक्त होगी। मौजूदा दलीय स्थिति के आकलन के अनुरूप विजित होने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को 41 वोट का कोटा नियत होगा। हालांकि कांग्रेस तीसरी सीट को भी अपने सहयोगी दलों और निर्दलीय विधायकों के जरिए जीतने की जुगत में है। फिलहाल विधानसभा में विधायकों की संख्या का जो समीकरण है, उसके मुताबिक कांग्रेस में 108 विधायक, बीजेपी में 71 विधायक, सीपीआई में 2 विधायक, निर्दलीय में 13 विधायक, राष्ट्रीय लोकदल में 1 विधायक, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में 3 विधायक और भारतीय ट्राइबल पार्टी में 2 विधायक। एक प्रत्याशी को जीत के लिए प्रथम वरीयता के 41 वोट चाहिए। ऐसे में आंकड़ों के हिसाब से कांग्रेस के पास 108 सीटें होने की वजह से 2 सीटें जीतने के लिए पर्याप्त 82 वोट हैं। लेकिन तीसरी सीट जीतने के लिए कांग्रेस के पास 15 वोटों की कमी रहने वाली है, जिसमें 13 निर्दलीय हैं, तो राष्ट्रीय लोक दल के 1 अभी सरकार के साथ में है, जबकि सीपीआई के 2 और भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 विधायक हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार 3 सीटों पर कांग्रेस काबिज हो सकती है, जबकि बीजेपी के पास 71 विधायक हैं। इस लिहाज से 1 सीट पर जीत दर्ज पक्की है। 4 रिक्त स्थानों के लिए नियत कोटा 4100 वोट है, अर्थात जिस अभ्यर्थी को प्रथम वरीयता के 41 सदस्यों के वोट मिलेंगे वह विजेता होगा। माना जा रहा है कि मई एंड तक राज्यसभा चुनावों की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और मध्य जून तक पूरी कर ली जाएगी। ऐसे में एक बार फिर मरुधरा में राज्यसभा रण के दौरान चौथी सीट के लिए बाड़ाबंदी का दौर शुरू हो सकता है और राज्यसभा के रण का रिजल्ट राष्ट्रपति के चुनाव पर भी साफ नजर आएगा। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से सुधीर कुमार शर्मा की रिपोर्ट। बाल संप्रेक्षण गृह हनुमानगढ़ से रात को 6 बाल अपचारी खिड़की का ग्रिल काटकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक फरार बाल अपचारियों में 4 हनुमानगढ़ जिले के हैं, जबकि 1 भीलवाड़ा, 1 श्रीगंगानगर का। बता दें, इससे पहले भी 2 बार बाल संप्रेक्षण गृह से बाल अपचारी फरार हो चुके हैं। वहीं 6 बाल अपचारी के फरार होने से बाल संप्रेषण गृह की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में। बाल संप्रेक्षण गृह हनुमानगढ़ में रात्रि को 6 बच्चे जंगला का सरिया तोड़कर भागे हैं। ये अलग अलग मामलों में है, 2 तो 307 में, 1 377 में, 1 NDPS में, 1 पॉक्सो एक्ट के अंदर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बाल संप्रेषण गृह हनुमानगढ़ से रात को 6 बाल अपचारी खिड़की का ग्रिल काटकर फरार हो गए।
ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी राजू रामगढ़िया से। राजू, क्या अपडेट्स हैं इस मामले में? जी, ये रात के करीब 3 या सुबह 5 बजे के बीच की बात है। ये जो बाल अपचारी 6 थे, इसके अंदर उन्होंने ग्रिल काट कर लोहे की और उसके बाद में सीटी लगाकर और दीवार फांद कर चले गई। इसमें हालांकि 6 के 6 जो इसमें 4 हनुमानगढ़ जिले के, एक भीलवाड़ा जिले का है और एक गंगानगर जिले का है। इनका अभी तक कुछ भी पता नहीं लगा, मगर बड़ी बात जो ये है कि वहां पूरी सुरक्षा होती है, गार्ड होते हैं, उसके बावजूद ये तीसरी बार ये घटना हुई है। करंट की तारें हैं, उसके बाद वो निकले हैं। और सबसे जो बड़ी हैरानी की बात ये है कि बिल्कुल पुलिस लाइन के साथ में ये बाल संप्रेषण गृह है। पिछली बार 2 बार जो बाल अपचारी भागे पुलिस लाइन के अंदर से गए, और इस बार भी संभावना है कि पुलिस लाइन के अंदर से होकर ही वो गए हैं। अब बाल अपचारी पुलिस लाइन के अंदर से होकर जाते हैं, वहां पुलिस तैनात है, उसके बावजूद ये फरार हो जाते हैं और अब तक इनका कहीं पता ना लगना। कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर और बाल संप्रेषण गृह के जो प्रबंधक है उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करते थी। तो उस समय जो भी वहां पर तैनात था या जिसको भी उस वक्त की जिम्मेदारी थी, नाइट शिफ्ट किसी की रही होगी, क्या उस पर किसी तरह का कोई एक्शन इनिशियली लिया गया है? जी, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष का ये कहना है कि हम पूरी मामले की जांच कर रहे हैं, और अध्यक्ष जो जितेंद्र गोयल है उन्होंने स्पष्ट ये बात मानी है कि कहीं ना कहीं लापरवाही यहाँ बाल संप्रेषण गृह में ही हुई है, और जो इसके अधीक्षक हैं, जो गार्ड रात को तैनात थे, बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी बात की जांच की जा रही है कि गार्ड के होते हुए करंट की तारें लगी हुई हैं और ग्रिल को काटा गया। बड़ी आसानी से तो कटता नहीं ग्रिल, टाइम भी लगता है। आखिर उनको आरी कैसे मिली? ग्रिल काटा गया, आराम से वो गए हैं। तो कहीं ना कहीं लापरवाही है और बिल्कुल जांच चल रही है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। 12 जिले में नाबालिग लड़कियों को दस्तयाब करने के लिए पुलिस लगातार कोशिश में जुटी है। बालिकाओं के परिजन अपने बच्चों के घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। 12 जिले में बीते वर्ष 34 नाबालिग लड़कियों के अपहरण और गुमशुदगी के मामले दर्ज हुए। पुलिस ने ऑपरेशन मिलाप चलाया, नाबालिग लड़कियों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन केवल 4 नाबालिग लड़कियां ही दस्तयाब हुई। जिले में 30 ऐसी नाबालिग लड़कियां हैं जो आज भी गायब हैं, जिनका कोई सुराग पुलिस के पास नहीं है। साहब, हमारी कोई सुनवाई नहीं करे। पुलिस चारों मेर से हम थाने में भी रिपोर्ट दर्ज करवा दी, कोई सुनवाई नहीं करे। पुलिस एसपी साहब के पास भी 5 बार हो आए हम, मगर वहाँ भी हमारे को भेज देते हैं, 8 जाओ 12 जाओ, ऐसे गुमराह कर रहे हैं सब। उसमें 12 पुलिस विभिन्न थानों की विशेष टीमों का गठन कर और दूसरे NGOs, समाज कल्याण विभाग, आंगनवाड़ी, इनसे समन्वय स्थापित करते हुए इस दिशा में प्रयास कर रही है। खबर प्रतापगढ़ से, जहां एक होटल में देर रात पुलिस सब इंस्पेक्टर और नारकोटिक्स के जिला अफीम अधिकारी और इंस्पेक्टर के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। पुलिस और नारकोटिक्स के अधिकारियों के बीच यह ड्रामा देख होटल के बाहर लोगों की भीड़ लग गई। विवाद तब हुआ जब पुलिस का सब इंस्पेक्टर उसी होटल में कुछ लोगों को लेकर पहुंचा जहां पहले से नारकोटिक्स के इंस्पेक्टर थे। बता दें, जिन लोगों को लेकर होटल पहुंचे थे उनका नारकोटिक्स के इंस्पेक्टर के साथ पुराना विवाद था। इसके बाद पुलिस के साथ पहुंचे लोगों और नारकोटिक्स के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। मामले को बढ़ता देख शहर कोतवाल रविंद्र सिंह वहां पहुंचे और समझाइश के बाद दोनों पक्षों से रिपोर्ट लेने के बाद विवाद के कारण का पता लगाने में जुटे। और इसका एक दोस्त था तो घूमते मेरे को गाली गलौज करी उन्होंने, मेरे को माँ की और बहन की गाली दे गया, फालतू में उल्टा सुल्टा बोल गया, वो जान से मारने की धमकी दी। फिर उसके पीछे पीछे आया तो बाकी मेरे रूम की तरफ घुस गया। मैं रूम का पता है, हमें रूम में जा रहे हैं, रुक जाए एक बार। तो उसमें ऊपर पर गया तो फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे खड़े थे वो, तो रूम में घुसे। उनको पता था 108 पे सेकंड फ्लोर पे रूम है, रूम की तरफ घुसने के लिए जा रहे थे। वैसे तो रूम में आते तो बताते हुए इतने में पुलिस वाले आ गए। अमनदीप नाम था वो, तुरंत तभी मैंने फोन किया तब पुलिस वाले भी आगे साथ में, और एक्यूज है कोई FIR में ला रखा है, उसमें कुछ 15 लाख रुपए किसी चीटिंग करने का मामला भी। सीकर जिले के अजीतगढ़ थाना क्षेत्र में शाहपुरा रोड पर 4 लुटेरों ने 2 ज्वेलर्स के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश ने ज्वेलर्स को पहले रोककर लाठी सरियों से पीटा, फिर 19 किलो 500 ग्राम चांदी, 20,000 की नकदी लूटकर फरार हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, नाकाबंदी करवाई, बदमाशों की तलाश में जुट गई। रुकते हैं ब्रेक के लिए।
भीलवाड़ा शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात एक टेंट हाउस में आग लग गई। आग लगने से आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर प्रतापनगर थाना पुलिस पहुंची। आग लगने से लगभग 20 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। 3 घंटे की मशक्कत के बाद 2 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। अलवर जिले के बहरोड थाना क्षेत्र के गुंती गांव के पास नेशनल हाईवे 48 पर चलते हुए ट्रक में अज्ञात कारणों से आग लग गई। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना पर बहरोड और नीमराणा से दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया। राजस्थान के जंगल में आग लगना हर साल के लिए आम बात है, लेकिन इस साल सरिस्का की आग से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। राजस्थान पिछले एक सप्ताह में छोटी बड़ी आग के 1000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन सरिस्का में लगी आग अब तक की सबसे बड़ी आग थी। इसमें करीब 25 वर्ग किलोमीटर का जंगल जलकर खाक हो गया। गनीमत यह रही कि आग से सरिस्का टाइगर रिजर्व के जानवरों को कोई नुकसान नहीं हुआ। टाइगर रिजर्व में जंगल की आग ने जंगल को पूरी तरह से खाक कर दिया है। मेरी चारों तरफ राख के इस ढेर को आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरिस्का टाइगर रिजर्व में मौजूद जो प्रचुर जैव विविधता थी उसका हाल क्या हुआ है। इस आग की जो राख है आप दूर दूर तक जंगलों में देख सकते हैं कि चारों तरफ जो जंगल कभी हरियाली की चादर ओढ़े रहा करता था, अब वो राख में पूरी तरह से खाक नज़र आ रहा है। सरिस्का के इस जंगल में जो आग लगी थी उसका नुकसान कितना हुआ इसका असेसमेंट करने में अभी शायद वन विभाग को महीनों लग जाएंगे, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि इस तरह से जंगल की आग आखिरकार कब तक हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती रहेगी। ना हमारे पास पर्याप्त स्टाफ होता है, ना ही उपयुक्त संसाधन कि इस आग को वक्त रहते काबू में लिया जा सके। कितने ही बेजुबान वन्यजीव इस आग की चपेट में आ गए होंगे। आप देखेंगे कि चारों तरफ जो धुंध का नज़ारा है, उस धुंध के नज़ारे में अभी तक जो धुआं है वो चारों तरफ फैला हुआ है। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं और कोशिश ये है कि ये असेसमेंट भी किया जाए कि जो वन्यजीव हैं सरिस्का के वो सभी सुरक्षित हैं या नहीं हैं, इसका भी जायजा लिया जाए। वन विभाग में हर साल गर्मियां आते ही जंगल की आग धधकने का दौर शुरू हो जाता है, लेकिन एक बड़ा सवाल सरिस्का की आग वन विभाग के सामने खड़ा करके गई है कि इसी तरह से आखिरकार कब तक जंगल की आग हमारी हरियाली को नुकसान पहुंचाती रहेगी। आखिरकार कब हम पर्याप्त स्टाफ और पर्याप्त संसाधन जंगल की आग को बुझाने के लिए काम में लेंगे। राजस्थान में सबसे ऊंची बिल्डिंग की नींव 5 अप्रैल को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रखेंगे। 116 मीटर ऊंची ये बिल्डिंग कोई मॉल या रेसिडेंशियल फ्लैट की न होकर प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल एसएमएस की एक यूनिट आईपीडी टावर की होगी। 5 अप्रैल को एसएमएस अस्पताल में सीएम गहलोत 22 मंजिला आईपीडी टावर के साथ कार्डियोवैस्कुलर साइंस इंस्टीट्यूट का शिलान्यास करेंगे। इसी तरह हार्ट से संबंधित मरीजों का इलाज और यहां पढ़ाई करने वालों के लिए एक नई यूनिट बनाई जाएगी। ऑपरेशन थिएटर्स हैं, आईसीयूज हैं, स्पेशलाइज्ड मेडिकल प्रोसीजर्स हैं, वो सारे प्रावधान इसमें रखे हुए हैं और सारे ब्लॉक्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं। एक मेडिकल साइंस म्यूजियम का भी इसमें प्रोविज़न रखा है, जिससे कि जो पेशेंट्स हैं, जो विजिटर्स हैं, अटेंडेंट्स हैं और एसएमएस मेडिकल कॉलेज और दूसरे मेडिकल कॉलेजेस के मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, वो उससे अपना नॉलेज एनहेंस कर सकें। डिपार्टमेंट ऑफ आईटी को निर्देश दिए गए हैं कि पूरे राजस्थान में डीओआईटी के माध्यम से यूट्यूब पर, फेसबुक पे इसको लाइव किया जाएगा और उसके साथ ही जो पंचायत लेवल पर हमारे आईटी सेंटर्स हैं, राजीव गांधी आईटी सेंटर्स हैं, वहाँ पर पंचायत समिति पे जिला स्तर पर भी जो हमारे आईटी सेंटर है वहाँ पर हम इसको लाइव भी करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज से 2 दिवसीय बाड़मेर जिले के दौरे पर रहेंगे। प्रशासन और कांग्रेस नेताओं ने दौरे की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। बाड़मेर जिला मुख्यालय पहुंचकर पेट्रोल, डीजल, गैस की बढ़ती कीमतें और महंगाई के विरुद्ध आदर्श स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे।
प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में लगने वाला मंत्री दरबार पिछले करीब 3 महीने से बंद है। पहले कोरोना की बंदिशें, बाद में विधानसभा सत्र के चलते पीसीसी में मंत्रियों की जनसुनवाई बंद रही। अब कोरोना का प्रकोप कमजोर पड़ा है और विधानसभा सत्र संपन्न हो चुका है, लिहाजा अब इंतजार फिर से जनता दरबार के शुरू होने का किया जा रहा है। देखिए, निश्चित रूप से ये जो व्यवस्था की बात है, ये व्यवस्था मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष हमारे दोनों मिलकर तय करेंगे। जिस दिन भी वो प्रदेश अध्यक्ष जी कह देंगे उस दिन से हम मंत्री तो तैयार बैठे हैं। घर पे तो हम जनसुनवाई रोज ही करता हूँ मैं, और दरवाज़ा खुला हमारा 24 घंटे। और वैसे भी हमारी जब जिस दिन ड्यूटी दी जाएगी हम मंत्री जाके सुनवाई करेंगे। हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में पहली बार महिलाओं की तरफ से जालोर शहर में वाहन रैली निकाली गई। रैली को भगत सिंह स्टेडियम से पूजा अर्चना के बाद रवाना किया गया। ये भीनमाल रोड, बाईपास रोड, राजेंद्र नगर से होते हुए मुख्य बाजार से वापस भगत सिंह स्टेडियम पहुंची। करीब 250 महिलाओं ने बाइकों पर सवार होकर रैली में हिस्सा लिया। हिंदू नववर्ष का आगाज हो चुका है। इसको लेकर जालौर में भव्य रैली निकाली गई है और इस दौरान सज धज करके जालौर वासी है नए वर्ष के स्वागत को लेकर तैयार है। और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जिस तरीके से आज जोश और जुनून पूर्व संध्या को देखने को मिला है नववर्ष के आगाज को लेकर, हिंदू नववर्ष विशेष रूप से क्या महत्व था? इस दिन प्रकृति के अंदर जो परिवर्तन होता है, 1 जनवरी होता है, लेकिन इस प्रकार के परिवर्तन हमें नजर नहीं आते। लेकिन भारतीय नववर्ष जो प्रारंभ होता है, इसी दिन भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था। भगवान अंगद देव जी का जन्म दिवस भी यही है। संघ की स्थापना भी इसी दिन हुई और संघ के संस्थापक माननीय डॉक्टर साहब का भी जन्मदिन यही रहता है। कई सारे विशेष परिवर्तन इस दिन रहते हैं और परिवर्तन के दिन ही कुछ नया काम, धान भी, गेहूं की फसल इस दिन हमारे बीच में आती है। तो ये सारी कुछ नवीनताएं प्रकृति में हमें नजर आती है और इसी दिन हमारे भारतीय पंचांग के अनुसार हमारा नववर्ष प्रारंभ होता है, जो चैत्र शुक्ला एकम से जो कल है उसकी पूर्व संध्या पर हमने ये रैली रखी और हर घर में ये चेतना पहुंचे। हमें इस नववर्ष को बड़े उत्साह से मनाना चाहिए। इसी उद्देश्य से ये रैली की गई जो बड़े उत्साह के साथ सब लोगों ने भाग लिया। जिस तरीके से अंग्रेजी नववर्ष का आज का चलन है, ऐसे में हिंदू नववर्ष को लेकर जिस तरीके से आज उत्साह था, क्या कहेंगे? और इस तरीके का जो आयोजन है वो हर जगह होने चाहिए। बहुत अच्छा लगा ये देखकर और लगता है कि आने वाले समय में ये चेतना जाग कर रहेगी। सभी ने आज से चैत्र नवरात्र की घट स्थापना के साथ शुरुआत हुई। इसी के साथ हिंदू नववर्ष का भी प्रारंभ हुआ है। चैत्र नवरात्र के पहले दिन देवी मंदिरों में सुबह से पूजा अर्चना चल रही है। उदयपुर के रेती स्टैंड स्थित आवरी माता मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी रही। घट स्थापना के साथ चैत्र नवरात्र का शुभारंभ हो चुका है। उदयपुर के देवी मंदिरों में विशेष माताजी का श्रृंगार किया गया है। इस समय मौजूद है उदयपुर की आवरी माता मंदिर में, जहां पर आप देख सकते हैं कि पीछे मेरी तरफ माताजी को पूरी तरह से विशेष श्रृंगार धराया गया है और भक्तों का है कि सुबह से यहां पर आना जाना शुरू हुआ है। नव वर्ष का पहला दिन है, माताजी के लोग दर्शन करके नए साल का दिल्ली के बीकानेर हाउस में फैशन का जलवा दिखा। इंडिया स्टाइल फैशन वीक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में राजस्थानी परिधानों ने धूम मचा दी। मॉडल्स ने रैंप पर फैशन के जलवे बिखेरे। तस्वीरें आपके स्क्रीन। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।